गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चौथे की फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 की फीचर्स डिस्कस कर चुके थे और आज हम चौथे की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। फंडामेंटल राइट्स आप कभी कभी ऐसा भी होता है घर में भी आप इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आपको खेलने जाना होता है, पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं आपको खेलने नहीं जाना है, तो बोलते हैं आप कि नहीं मेरा तो राइट्स बनता है, मैं जाकर खेलूँ, ठीक ना। इस तरह की चीज़ें आप लोग घर में भी यूज किया करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम पूरे एक्चुअली में डिटेल में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक ना। फंडामेंटल राइट्स को मतलब जो है एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक ना। बेसिक राइट्स है, ठीक ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक ना। आधार है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है फंडामेंटल राइट्स, ठीक ना। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ठीक ना, किस तरीके से चीज़ें होती है। फंडामेंटल राइट्स मतलब अधिकार ही होता है, ठीक ना, हमारा मौलिक अधिकार होता है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब कॉलोनियल रूल हुआ करता था, यानी जब ब्रिटिश का शासन हमारे ऊपर था, ठीक ना, हमारे ऊपर जब ब्रिटिश का शासन था, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग हम पे बहुत अत्याचार किए, ठीक ना। उनका जब पावर हो गया, ठीक ना, उनके पास पावर आ गया, पूरे स्टेट पे उन्होंने, पूरे कंट्री पे अपना वर्चस्व जमा लिया, तो उन्होंने हमारे राइट को एक्सप्लॉयट किया, हमारे राइट को क्या किया, एक्सप्लॉयट किया, नष्ट किया, बर्बाद किया, ठीक ना। जो भी हमारे अधिकार थे, कोई भी सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए, ठीक ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स जो थे, ठीक ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने ऐसे सेट ऑफ रूल्स तैयार किए, ठीक है ना, जो क्या कर सके, जो पावर जो मिसयूज हो रहा है, जो पावर मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना, जो पावर में है, अगर वो अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, तो उस पावर को मिसयूज करने से हम क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक ना। हम अपने आप को उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक ना। तो यही हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक ना, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के पावर जो मिसयूज ऑफ पावर है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, प्रोटेक्ट सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, ठीक ना। ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को वो अधिकार देता है जो एक तरफा पावर, ठीक ना, जो स्टेट द्वारा, स्टेट कल मैंने समझाया था, स्टेट मीन्स कंट्री द्वारा जो यूज किया जा रहा है, उससे क्या कर सके, वो बच सके, ठीक ना। कौन ये प्रोवाइड करता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, फंडामेंटल राइट्स तैयार किए हैं, जिससे हम क्या कर सकें, अपने आप की बचाव कर सके, अपने आप को बचा सके, ठीक ना। कि अगर भी कोई भी, जैसे कि कोई भी सत्ता में है, ठीक ना, तो उसके पास सत्ता में है, गवर्नमेंट है, तो उसके पास इमेंस पावर है, तो वो अपने पावर का मिसयूज कर सके, इससे हम लोग बच सके। इस चीज़ को हम लोग, जिससे बच सके, उसी चीज़ को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक ना। यही हमारा फंडामेंटल राइट्स कहलाता है। फंडामेंटल राइट्स मेनली 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, ठीक ना। एक एक करके हम 6 को समझेंगे, ठीक ना। पहला आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक ना। मतलब सबको एक समान रहने का अधिकार है, बराबर का अधिकार है, ठीक ना। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे लोग क्या हैं, लॉ के नीचे सब लोग बराबर है, ठीक ना। सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया गया है हमारे कंट्री के लॉज द्वारा, ठीक ना। हमारे कंट्री के लॉ जो है वो सब पे क्या होते हैं, इक्वली लगते हैं, ठीक ना, इक्वली लगते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को कुछ खास लॉ दिया गया है, किसी खास व्यक्ति को कुछ खास लॉ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग क्या है, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, ठीक ना। सब लोग के लिए एक ही प्रकार का लॉ लगता है। जो एक कॉमन पुअर लोगों के लिए लगेगा, वही लॉ एक प्रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक ना, या एक धनी व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होता है।
कह रहा है किसी भी इसमें राइट टू इक्वलिटी में कह रहा है किसी को भी, ठीक ना, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक ना, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते उनके धर्म के आधार पर, उनके जाति के आधार पर, उनके लिंग के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सारे लोग क्या हैं, बराबर है, ठीक ना। प्रत्येक लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है, सारे पब्लिक प्लेसेस पर जाने का अधिकार है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें पर सब लोगों का अधिकार है, ठीक ना। किसी को भी पब्लिक प्लेस पे जाके वहाँ पे बैठने का ऐसा नहीं है कि वो उस समुदाय का व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं जा सकता है, या किसी खास समुदाय का व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता, इस तरह की चीज़ें नहीं है, सारे लोगों को अलाउ है। और ये सब किस में हम लोग पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी में, ठीक ना। और कंट्री किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमको राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या होता है, राइट टू फ्रीडम में दो चीज़ें होती हैं, ठीक ना। राइट टू फ्रीडम मतलब, फ्रीडम से आप समझ ही रहे होंगे, फ्रीडम का मतलब आप मतलब क्या कर सके, फ्रीडम हो के बोल सके, ठीक ना, आज़ादी हो आपको बोलने का, कहीं जाने का, ठीक ना, कुछ करने का, अपना ऑक्यूपेशन खुद से चूज करने का, ठीक ना, ये आपका राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी अब जैसे राइट टू फ्रीडम, आप अपना राइट टू फ्रीडम कर रहे हैं, इसके चलते आप दूसरे के मतलब ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, जो राइट टू फ्रीडम है। अब जैसे कि आपको क्या है, माने कि आप क्या हुए, रात को 2 बजे उठे और 2 बजे उठे और बॉक्स लेके जाके ऊपर चिल्लाने लगे, ठीक ना, ऊपर जाके चिल्लाने लगे, बॉक्स बजाने लगे खूब तेज साउंड करके, तो क्या कर रहा है, ये आपका तो राइट टू है, आपका ये तो राइट टू फ्रीडम का अधिकार है कि हाँ हमको बॉक्स बजाने का अधिकार है, ठीक ना। लेकिन ये आर्बिट्री राइट हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि और लोगों का राइट तो ये क्या है, उस समय अच्छे से सोने का है, ठीक ना, उस समय सोने का टाइम है, तो उस समय लोग सो रहे हैं, तो उनके राइट का तो आप हनन कर रहे हैं। तो वही बता रहा है कि राइट टू फ्रीडम होता है सारी चीज़ों में, लेकिन ये क्या है, एक तरह से आपका आर्बिट्री राइट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दूसरे के राइट को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक ना, हनन नहीं कर सकते। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक ना। आप किसी को मतलब इसमें जो होता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक ना। 3 चीज़ें कौन कौन सी आती है, ये जो हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है 3 चीज़ों को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक ना, मना करता है। पहला होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है बाबू, लोग जो होता है ना आदमी को बेचते हैं, ठीक ना, माने कि कभी क्या क्या होता है कि एक आदमी को खरीदे, यहाँ से खरीदे और उसको क्या किए, दूसरी जगह ले जाकर बेच दिए, ये हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स लेबर मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर सुने हैं ना आप लोग, बंधुआ मजदूर का नाम क्या, आपको क्या किया जाता है, उनको खरीद लिया जाता है और उनको ज़िंदगी भर क्या करना पड़ता है, गुलामी करना पड़ता है, ठीक ना, लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक ना। या कभी कभी होता है कि कम पैसा दे के भी लोग क्या करते हैं, काम करवाता है ज़बरदस्ती, मारपीट के, डरा धमका के, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम नहीं करने देना चाहिए, ठीक ना, या किसी भी अन्य क्षेत्र में उनको काम करना से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक ना। ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, ठीक ना। चौथा जो होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक ना, ये आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, लेकिन इसको एक स्पेशली कंसिडर किया गया, आपके राइट टू फ्रीडम में ही आएगा, लेकिन आपको एक स्पेशली राइट बनाया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको, ठीक ना, आपके धर्म को फॉलो करने का आपको अधिकार होता है, ठीक ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार होता है, ठीक ना। अगर आप खुद से चाहें तो आप अपना धर्म भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना, वो आप पे चॉइस पे डिपेंड है, ठीक ना। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती करा रहा है तो ये आपके अधिकार का हनन हो जाएगा, लेकिन आप खुद से करना चाहें तो ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक ना। और ये राइट सारे पर्सन को अवेलेबल कराया गया है, ठीक ना। पांचवा जो होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है ना। अब देखिए कल्चरल एजुकेशनल राइट क्या होता है, इसमें हम लोग माइनॉरिटीज के, देखिए हमारे देश में 2 कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक होता है मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी पीपल के पास भी राइट होता है कि जो भी उनका सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है ना, जनजातियाँ रहती है, तो उनके कुछ कल्चरल क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, कुछ कल्चर होता है, तो उनको उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखने का अधिकार है, ठीक ना।
उनको उनके कल्चर का क्या करने का रखने का अधिकार है, प्रिजर्व करके रखने का अधिकार है, उसको उसका वो लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक ना। उनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको कायम रखने का अधिकार है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में, ठीक ना। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना बाबू, ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके इन पांचों राइट में से किसी भी राइट का वायलेशन होता है, ठीक ना, तो वायलेशन होता है तो आप जाके इस चीज़ को कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है कि मेरा जो भी है फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, इस पे हमको न्याय मिलना चाहिए, ठीक ना। ये हम इस पे हमको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत, ठीक ना, कि ये भी आपका अधिकार है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आपको न्याय मिले, ठीक ना। ये हम लोग पढ़े हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है ना, एक एक करके सारी चीज़ों को बता दिया कि राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब और भी चीज़ें जानेंगे, ठीक ना, किसके बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में। कह रहा है कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक ना, ये तो मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट भी क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है, ये मैंने बता दिया था, ठीक ना। और जो डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था, या उन्होंने ही क्या किया था, कच्चा चिट्ठा बनाया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक ना, कि हमारा देश ऐसा होगा, ठीक ना। उन्होंने बोला था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उन्होंने दो चीज़ें बोली थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दो मुख्य बातें बताई थी। पहली बातें थी कि प्रत्येक सिटीजन जो होना चाहिए वो इस अवस्था में होना चाहिए कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सके, ठीक ना, वो अपने राइट्स का दावा कर सके, ठीक ना, कि हाँ हमारे ये राइट्स है, हमारे ये अधिकार है, ठीक ना। जैसे कि ये वाला जो इसी राइट के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे इस राइट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, ठीक है ना। इसी राइट से आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, आप जाके अपील कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक ना, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक ना, आप मुझे क्या करें, न्याय दें, ठीक ना, आप कोर्ट से इस चीज़ की अपील कर सकते हैं। तो वही डॉक्टर अम्बेडकर भी कह रहा है कि प्रत्येक सिटीजन उस अवस्था में होना चाहिए कि वो अपने राइट को क्या कर सके, क्लेम कर सके, ठीक ना, उसको मतलब उसका अधिकार मांग सके, ठीक ना। सेकेंडली, और जो सेकेंडली मेन फीचर है, दिस मस्ट बी इन बाइंडिंग पोजिशन अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ। अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, अब देखिए सारे चीज़ों में, जैसे कि अभी आपको पूछा जाए सबसे पावरफुल क्या होता है, तो सबसे पावरफुल आप बोलेंगे सर सबसे पावरफुल तो गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट ही हमारे लिए लॉ बनाता है, ठीक ना, या जो भी चीज़ें करता है हमारे लिए गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, ऐसा लॉ बनाए कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, ठीक ना, ऐसा लॉ बना सकता है कि हमारा फंडामेंटल राइट रहे ही ना रहे, ठीक ना। इस तरह का लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, फिर इस सिचुएशन में तो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा। तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने ये बात बोला था, उन्होंने ये बात बोला था कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाता है या जो गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट है उन सबसे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, ठीक ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स उनसे भी ऊपर होना चाहिए, ठीक ना, ठीक ना, मतलब उनके पावर से भी ऊपर इसका पावर होना चाहिए, ठीक ना, कि अगर कोई गवर्नमेंट में है, ठीक है ना, वो अपने मिसयूज कर रहा है पावर का, तो उसके खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना, उसके खिलाफ भी हम लोग विद्रोह कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग न्याय मान सकते हैं कोर्ट से, ठीक ना। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स उनके लॉ बनाने से भी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट से भी ऊपर होता है कौन, फंडामेंटल राइट्स। ये कहना था भीमराव अम्बेडकर का। कह रहा है कि अब तो फंडामेंटल राइट्स होगा कि मतलब हमारे क्या अधिकार है। अब और भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिया गया है, ठीक ना, जिसको बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक ना, कि किस तरीके से, डायरेक्टिव मतलब दिशा निर्देश, ठीक ना, उस मतलब क्या करे, सरकार को दिशा निर्देश दे को किस मतलब किस क्षेत्र में काम करे, ठीक ना, किस क्षेत्र में क्या क्या काम करना है, ये हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सारी चीज़ें हम लोग
मतलब सरकार को पता चलता है कि वो क्या काम है, ठीक ना, किस क्षेत्र में उनको काम करना है, ठीक ना, उनको इस चीज़ से हमको दिशा निर्देश मिलता है, ठीक ना, उनको इस चीज़ से क्या मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेक्शन ये डिजाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा, ठीक ना, संवैधानिक सभा द्वारा, कि जो हमारे देश में जो है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, ठीक ना, बड़ी मात्रा में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। ये क्या होता है, सोशल मतलब सामाजिक रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक मतलब पैसे से जो मतलब हमारा देश अच्छा इकोनॉमी बन सके हमारे देश का, ठीक ना, ये सारी चीज़ें इसमें सरकार को दिशा निर्देश दिया जाता है, ठीक ना। किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्शन दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ठीक ना। सरकार को इस क्षेत्र में काम करेंगे तो हमारा जो इंडियन कंट्री है वो क्या होगा, एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ठीक ना, और जो गरीबी जो है वो कम होगी, ठीक ना। इसके खिलाफ ऐसा हमारा सरकार ऐसे लॉ बनाए कि ये सारी चीज़ें हमारे जो भी कंट्री है उनसे क्या हो, दूर होता जाए, ठीक ना, जो गरीबी है, ठीक ना, जो पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हो, इस तरह की चीज़ें हमारे सरकार जो हमारी कंट्री है उससे क्या होता जाए, ख़त्म होता चला जाए। पॉलिसी बनाने का अधिकार देता है सरकार को कि जो क्या करे, गरीबी हमारे जो भी हमारे इंडिया कंट्री में गरीबी है वो क्या हो, दूर हो, ठीक ना, और भी सारे बहुत सारे तरह तरह का डेवलपमेंट हो हमारे इंडियन कंट्री में, ठीक ना, हमारा कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री बन के उभरे। ये हमारा सरकार को निर्देश मिलता है किससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गई, हम लोग पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स, पूरा कंप्लीट हो गया फंडामेंटल राइट्स। इससे आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सके, आप तो पहले 6 पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखना है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक ना, और लिख के उसको रिमेंबर भी करना है कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, होमवर्क जो भी है बना के सॉल्विंग ग्रुप में आपको सेंड करना है, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे काम करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। कल हम लोग सेकुलरिज्म पढ़ेंगे, ठीक ना, कल से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, सेकुलरिज्म, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।